हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनू फ्रॉम LBSM कॉलेज करंडी। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ DNA। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन है क्या। तो चलिए देखते हैं। डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय चेंज इन pH or increase in temperature results in the separation of polynucleotide strands. This phenomena of loss of helical structure of DNA is known as denaturation. ये एक डीनेचुरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो DNA के जो डबल स्ट्रैंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडेड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग हो जाता है और जिसकी वजह से स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। इसका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, इस डीनेचुरेशन के फिनोमेना का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसमें स्ट्रैंड ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, क्योंकि DNA में डबल स्ट्रैंड होते हैं, वो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ 260 नैनोमीटर इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है कि डीनेचुरेशन हुआ है DNA में। तो ये डीनेचुरेशन के बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो 260 नैनोमीटर के एब्जॉर्बेंस में इसका जो डिटेक्शन है, मतलब ज़्यादा हम लोग इसमें एब्जॉर्बेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक फिनोमेना है, दैट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर यानी TM। व्हाट इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर? मेल्टिंग टेम्परेचर डिफाइंड as the temperature at which half of the helical structure of DNA is lost. मेल्टिंग टेम्परेचर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर DNA अपनी आधी जो न्यूक्लियोटाइड का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यानी हेलिकल स्ट्रक्चर को डीनेचर कर लेता है। द TM इज ग्रेटर फॉर DNA विथ हाई GC कंटेंट। जहाँ पर भी गुआनोसिन साइटोसिन कंटेंट जिस भी DNA में ज़्यादा होगा वहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि GC बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन AT, क्योंकि AT के पास में सिर्फ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और GC के पास ट्रिपल होता है। तो हमेशा GC का जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू AT। अब अगर रीनेचुरेशन की बात करें तो रीनेचुरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कैन फॉर्म अ डबल हेलिक्स। और रीनेचुरेशन जैसा रीनेचुरेशन मतलब अपने नेचुरल जो कन्फर्मेशन है उसमें वापस आना। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर एक नेचुरल डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो डिग्रेड हो जाए इन द सेंस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग या डीनेचर हो जाए, यानी अपने जो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें सेपरेट हो जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मेल्ट हो जाए उसके बाद में। और ये मेल्टिंग कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, या तो टेम्परेचर बहुत राइज हो जाए या तो pH बहुत राइज हो जाए, तो इस कंडीशन में ये डीनेचुरेशन होता है। लेकिन इसी टेम्परेचर को अगर हम लोग लेस करके या डिक्रीज़ करके ऑप्टिमम पे कर दें, या pH जो इंक्रीज़ हो चुका था जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो रहा था उसको भी हम लोग डिक्रीज़ करके ऑप्टिमम पे कर दें, तो ये फिर से जो DNA के सेपरेटेड डबल हेलिक्स हैं वे अपने आप को अपने कन्फर्मेशन में दोबारा से कर लेते हैं और वे रीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी फिर से अपने पुराने कन्फर्मेशन में लौट आते हैं। यहाँ डायग्राम के मदद से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ डबल स्ट्रैंडेड DNA है 3 to 5 प्राइम एंड 5 to 3, यानी 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है जो अपने नेचुरल कन्फर्मेशन में है। इसमें हीट को बढ़ा दिया गया है, तो हीट के बढ़ाने से ये क्या होगा, डीनेचुरेशन यानी सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्ट हो जाएगा। अब इसे सेम स्ट्रैंड को अगर कूल कर दिया गया यानी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया गया, तो ये फिर से रीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचुरेशन नहीं, रीनेचुरेशन इसका हो जाएगा और ये फिर से अपने डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वापस आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन होता है। इसमें दो फिनोमेना हीट के अलावे इसमें ये डिपेंड करता है pH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे, और pH अगर इंक्रीज़ होगा तो डीनेचुरेशन होगा और pH अगर डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर एंड pH दोनों ही डिक्रीज़ होकर के ऑप्टिमम पे आएगा, तो ये डबल स्टैंडर्ड फिर से रीकन्फर्म हो जाएंगे, यानी
रीनेचर्ड हो जाएंगे। अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे प्रॉपर्टीज़, चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं डीएनए में जिसके लिए डीनेचुरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट और हाइपरक्रोमेसिटी। अगर डीएनए डीनेचर्ड हो गया है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा? पहला है इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस, और इसको हम लोग कहते हैं हाइपरक्रोमेसिटी। क्रोमेसिटी मीन्स कलर जो लाइट है उसे ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। कौन? जो डीनेचर्ड डीएनए है। तो अगर हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे देखते हैं तो उसमें जो यूवी एब्जॉर्बेंस है अगर 260 नैनोमीटर का, तो वो जो अगर डीएनए डीनेचर्ड है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और अगर मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में है या नॉर्मल फॉर्म में है तो वो बहुत ही लेसर अमाउंट में जो यूवी लाइट है उसे एब्जॉर्बेंस वो शो करता है, और अगर डीनेचर्ड है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करेगा। इस फेनोमेना को ही कहते हैं हाइपरक्रोमेसिटी। क्रोमेटिक इफेक्ट और हाइपरक्रोमेसिटी और हाइपरक्रोमिज्म इज ड्यू टू अनस्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर्स जो है अनस्टैक्ड यानी ब्रोकन हो जाएंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मेल्ट हो जाता है। A plot of the hyperchromicity versus temperature of DNA solution indicate that little denaturation occurs below 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस के बिलो बहुत ही कम डीनेचुरेशन होता है, लेकिन अगर उसे इंक्रीज कर दिया जाए टेम्परेचर को तो जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा। बट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन अ मार्क इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ डीनेचर, और इसे हम लोग यूवी लाइट के जो एब्जॉर्बेंस है उसमें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। डिक्रीज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए शोज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोटेशन दैट हाईली डिक्रीजेस विद डीनेचुरेशन। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नॉर्मल है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोटेशन दिखाएगा, लेकिन अगर वो डीनेचर्ड हो गया है तो ये जो पॉजिटिव रोटेशन है ये नेगेटिव रोटेशन में ये चेंज हो जाएगा। डिक्रीज इन विस्कोसिटी। The solution of native DNA exhibit high viscosity because of the relative rigid double helical, long and rod-like character of DNA molecule. अगर नॉर्मल कंडीशन में जो डीएनए है वो हाई विस्कोसिटी दिखाता है क्योंकि उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और वो रॉड लाइक उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो रॉड लाइक कैरेक्टर्स यानी क्रोमोसोम लाइक कैरेक्टर्स को वो शो करता है। अगर डीनेचर हो गया है तो डीनेचर कॉजेज अ मार्क डिक्रीज इन विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी जो है डीनेचर्ड डीएनए में ये डिक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हम लोग प्रॉपर्टीज़ में डीएनए के ड्यू टू डीनेचुरेशन ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रीनेचुरेशन की, और इस फेनोमेना को रीनेचुरेशन काइनेटिक्स के अंडर में स्टडी किया जाता है। अब क्या है देखते हैं। If melted DNA is cooled, it is possible to reassociate the separated strand, a process known as renaturation. अगर डीनेचर डीएनए जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो चुका था उसे अगर हम लोग टेम्परेचर को लेस करेंगे यानी कूल करेंगे तो ये पॉसिबल है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है फिर से ये रीएसोसिएट हो जाए। लेकिन जो रेट ऑफ रीएसोसिएशन है या रीनेचुरेशन है ये इंफॉर्मेशन देता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में। इसलिए ये जो रीनेचुरेशन का फेनोमेना है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे डीएनए के कॉम्प्लेक्सिटी के विषय में पता चलता है कि डीएनए कितना कॉम्प्लेक्स है। कंप्लीट रीनेचुरेशन इज़ नॉट अ रेडियली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर कम करने से यानी कूल टेम्परेचर पे क्या कंप्लीट रीनेचुरेशन हो जाता है, तो ये इतना आसान नहीं है कि नॉर्मल पहले जैसे डीएनए था उसी तरीके से 100% नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन उसका हो जाए या नॉर्मल फॉर्म हो जाए, क्योंकि ये लक की बात है और टेम्परेचर में कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना कूल हो रहा है और किस रेट से वो टेम्परेचर जो है वो लेस हो रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। इफ़ अ हीट डीनेचर डीएनए सॉल्यूशन इज़ कूल्ड स्लोली, अगर टेम्परेचर धीरे धीरे अगर ठंडा हो रहा है, हेल्ड the solution 25 degree Celsius below the TM and the concentration of 0.4 molar sodium for several hours, then only 50 to 60% is renatured.
अगर टेम्परेचर को ग्रेजुअली कूल किया जाए 25 डिग्री सेल्सियस के बिलो, उससे जितना मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे 25 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर उसका किया जाए, और उसके अलावा जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो भी कम किया जाए, और ये इस कंडीशन में सेवरल आवर्स रहे, तब सिर्फ 50 to 60% ही चांसेस होते हैं रीनेचुरेशन के। द डिग्री ऑफ रीनेचुरेशन आफ्टर अ गिविंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द C0 एंड T। C0 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रायर टू डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन से पहले जो कंसंट्रेशन था डबल स्ट्रैंडेड DNA का वो है उसे हम लोग C0 से डिनोट करते हैं। और T जो है ड्यूरेशन ऑफ रीनेचुरेशन इन सेकेंड्स। अब पूरा रीनेचुरेशन के प्रोसेस का जो ड्यूरेशन होता है उसे अगर हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज T। टाइम इन सेकेंड्स, ड्यूरेशन ऑफ डीनेचुरेशन। द कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन न्यूक्लियोटाइड पर यूनिट वॉल्यूम। और जो कंसंट्रेशन है वो न्यूक्लियोटाइड पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में इसे मेजर किया जाता है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द रीनेचुरेशन काइनेटिक्स of different sample of DNA, C0 and T half, time taken for half renaturation। अब C0 तो हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA है प्रायर टू डीनेचुरेशन है, और T half क्या है? वो टाइम है जो कि हाफ रीनेचुरेशन में, मतलब पूरा DNA के हाफ रीनेचुरेशन में जो टाइम लगेगा, दैट इज T half, आर मेजर्ड एंड दीज वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट अ cot half value. The larger is the cot half value, greater is the complexity of the DNA. cot half का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, DNA का कंसंट्रेशन और कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ द cot half and the higher the complexity of the DNA. If the extent of renaturation is plotted against a log cot known as cot curve। अब ये जो हमने पिछले बार जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि किस फॉर्मूले से जो कॉट हाफ कर्व है उसे कॉट हाफ की वैल्यू है उसे निकाला जाता है। और अब इस जो वैल्यू को अगर हम लोग एक प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जो कि एक लॉग कॉट ग्राफ होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉट कर्व। It is observed that part of the DNA is renatured quite rapidly, while rest is very slow to renatured। इस फेनोमेना में ये बताया गया है कि DNA का कुछ पार्ट जो है वो बहुत ही फास्ट रेट से रीनेचुरेट होता है, कुछ मीडियम रेट से, और कुछ जो स्ट्रैंड होता है बहुत ही लेसर अमाउंट में वो रीनेचर्ड होता है, या फिर बहुत स्लोअर अमाउंट में वो रीनेचर्ड होता है। और ये इंडिकेट करता है दैट सम सीक्वेंस हैव हायर कंसंट्रेशन देन अदर्स, पार्ट ऑफ द जीनोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो जहाँ पर भी रिपीटेटिव सीक्वेंस है, यानी वहाँ उस रीजन का जो DNA है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो वहाँ पर रैपिड रीनेचुरेशन होगा। लेकिन जहाँ पर भी DNA का सीक्वेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी यूनिक न्यूक्लियोटाइड जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, उस जगह पर बहुत ही लेसर अमाउंट में रीनेचुरेशन होगा। कॉट कर्व एनालिसिस एंड जीनोम सीक्वेंसिंग हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरल एंड प्रोकैरियोटिक DNA हैव फ्यू रिपीटेड सीक्वेंस। इन कॉन्ट्रास्ट यूकैरियोटिक DNA एक्सिबिट कॉम्प्लिकेटेड कॉट कर्व अराइजिंग फ्रॉम द सेवरल डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। और इस कॉट कर्व के एनालिसिस से ये पता चलता है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो जीनोम है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू द यूकैरियोटिक जो DNA है उसके कंपैरिजन में। अब यहाँ कॉट कर्व को जो प्लॉट किया गया है ग्राफ, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1 to 0 to 1 हम लोग इस जो y एक्सिस है इसमें हम लोग फ्रैक्शंस रखते हैं जो रीएनिलिंग हो रहा है, रीएसोसिएटेड हो रहा है, और जो x एक्सिस है उसमें हम लोग कॉट का वैल्यू को पुट करते हैं। और इनिशियल इसमें जो टाइम भी हम लोग नोट करते जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो फास्ट स्टार्टिंग का जो होता है रैपिड रीनेचुरेशन होता है,
क्योंकि यहाँ पर हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग है और ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें रिपीटेशन ज़्यादा है। उसके बाद में कुछ मॉडरेटली यानी कुछ लेसर कॉम्प्लेक्स और कुछ मोर कॉम्प्लेक्स के बीच का जो एरिया होता है वो मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स होता है और रिपीटेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपेयर टू जो ये रिपीटेटिव रीजन है उसकी अपेक्षा यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो टेम्परेचर ऑफ जो रेट ऑफ रीनेचुरेशन है वो मॉडरेट हो जाता है यानी इंटरमीडिएट हो जाता है। और इसके बाद में जैसे ये जोन ख़त्म होता है, इसके बाद में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी डीएनए की और उसके यूनिकनेस, उसके जो बेस पेयर्स हैं, स्ट्रैंड्स हैं, उसकी बढ़ती जाएगी, उतना ही मुश्किल होगा और स्लोअर प्रोसेस होगा रीनेचुरेशन का। और कॉट कर्व हमें यही बताता है कि जितने भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं यानी लेस कॉम्प्लेक्स डीएनए और तो फास्ट रैपिड रेट होगा रीनेचुरेशन का, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डीएनए होगा, कॉम्प्लेक्स डीएनए होगा, उतना ही स्लो रेट होगा री एनिलिंग का या रीनेचुरेशन का। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ सी वैल्यू। हम लोग C0 के वैल्यू के बारे में पढ़े, उसके बाद में कॉट कर्व के बारे में पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ सी वैल्यू एंड व्हाट इज़ द सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए हैप्लॉइड जीनोम। अब एक हैप्लॉइड जीनोम में जितना टोटल डीएनए का जो अमाउंट है प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड सी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जीनोम और डीएनए। A fixed C value is characteristic of the living species, each living species। अब एक स्पीशीज़ का जो C वैल्यू है वो उस स्पीशीज़ के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है। द C वैल्यू पैराडॉक्स। अब बात करते हैं व्हाट इज़ C वैल्यू पैराडॉक्स। तो इसे अगर डिफाइन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन होगा द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट द quantity of an organism's genetic material, that is called C value, correlates with the complexity of its morphology and metabolism। अब C value paradox वो वैल्यू है या वो एक्सेप्शनल वैल्यू है या वो क्वांटिटी है एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल का जो कि उसके जेनेटिक मटेरियल यानी C वैल्यू को कोरिलेट करता है और ये बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है और उसकी मॉर्फोलॉजी और मेटाबॉलिज्म कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये रिलेशन है, कोरिलेशन है बिटवीन द सी वैल्यू एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन जीनोम साइज एंड जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज अगर बहुत बड़ा हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही होगी, या फिर अगर वो बहुत छोटा हो तो वो उतना ही सिंपल होगा। ये इसमें कोई भी वैसा स्पेशल कोई कोरिलेशन नहीं है। इसमें बहुत सारे मतलब एक कोई स्पेशलाइज रूल फॉलो नहीं होता है। इन द ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम साइज इज़ लार्जर बट कॉम्प्लेक्सिटी इज़ लेस मच इट्स एक्स्ट्रा डीएनए रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका जो डीएनए है यानी जीनोम साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए का जो आरएनए कोडिंग रीजन है, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड देन प्रोटीन, वो अगर बहुत ज़्यादा लार्जर जीनोम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी रीजन में ये कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट हो। अगर जीनोम बहुत बड़ा है लेकिन कोडिंग रीजन्स बहुत ही कम है तो वो डीएनए सीक्वेंस जो है वो पूरा जो डीएनए है जीनोम है वो बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा या लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी। लेकिन अगर जीनोम साइज छोटा भी है लेकिन अगर उसमें जो आरएनए का जो कोडिंग रीजन है वो अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और वो मतलब जो एक्सप्रेशन जो डीएनए का जो एक्सप्रेसिव एरिया है कोडिंग सीक्वेंसेस है वो अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो उसका डीएनए जीनोम साइज छोटा होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता है। और यही चीज़ हमें पता चलता है सी वैल्यू पैराडॉक्स के एक्सप्रेशन और एग्जिस्टेंस से। और ये अगर इसको हम लोग समराइज वे में देखें तो ये जो सी वैल्यू पैराडॉक्स है ये दो फीचर्स को क्लियर करता है डीएनए के रिस्पेक्ट में। पहला, देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ डीएनए कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ
कोड्स फॉर प्रोटीन्स। मतलब डीएनए का जो जीनोम है वो हमेशा इतना एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कंपेयर अगर हम लोग करें तो कितना डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है। तो जितना डीएनए एक्सप्रेस होता है उसके कंपेयर में जो जीनोम का जो साइज़ है, मतलब उसमें और भी बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड चीज़ पता चली, देयर आर अ लार्ज वेरिएशन इन सी वैल्यूज़ बिकम between certain species whose apparent complexity does not vary much। और सी वैल्यू जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में और स्पीशीज़ में वो बहुत ही वेरिएबल है, मतलब वेरी करता है हर एक स्पीशीज़ में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक जितना अगर दो स्पीशीज़ हैं दोनों का जीनोम साइज सेम है, दो अगर हम लोग ऐसे स्पीशीज़ को कंपेयर करते हैं कि जीनोम साइज सेम है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी कर जाती है बिकॉज ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए। ये जो कैपेबिलिटी है डीएनए के एक्सप्रेशन की, एक्सॉन और इंट्रॉन रीजन जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्सप्रेसिव और नॉन एक्सप्रेसिव रीजन्स, उसकी वजह से जो एक्सप्रेसिव रीजन अगर कम है तो वो सिंपल होगा, एक्सप्रेसिव रीजन अगर ज़्यादा है डीएनए का तो वो जीनोम मच कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब ये वीडियो में हमने डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन सभी के बारे में पढ़ा। सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, उसका जो कोरिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स, ये सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन क्या है, टेम्परेचर और पीएच का क्या इफेक्ट है, ये भी जानना। और इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ये फिनोमेना जो है इस प्रॉपर्टी को क्लियर किया होगा और ये आपके स्टडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो को अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है कृपया लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पेशेंसफुली इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।